हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज मैं बात करने वाला हूँ रमन राघव की, जिसको इंडियन जैक द रिपर कहा जाता था। नॉर्मली मर्डर के केसेस में पहला क्वेश्चन ये आता है मोटिव, पर अगर मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा सीरियल किलर था जिसके मर्डर करने का कोई मोटिव ही नहीं था और बिना मोटिव के वो इंसान 40 से ज़्यादा लोगों को मार गया। उसका टारगेट थे गरीब लोग। ये मर्डर्स उसने 1965 से 1968 के बीच किए थे। उसको हमारे कोर्ट ने कभी डेथ सेंटेंस नहीं दिया, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है लीगल सिस्टम पर, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं रमन राघव की कहानी को। रमन राघव ने अहमदाबाद हाईवे के पास मलाड के एक स्लम में एक घर के अंदर एक लाइट जलती हुई देखी। धीरे धीरे वो अंदर झांकता है और देखता है कि एक औरत अपने छोटे से बेटे के साथ खेल रही है। फिर उसकी नज़र चेन पर पड़ती है जो औरत के गले में लगी थी। वो गोल्ड चेन लग रही थी और राघव का दिल लालच से भर गया। राघव ने वहाँ छुप के रात भर इंतज़ार किया कि कब वो औरत नींद में चली जाए ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन औरत ने शायद अपनी इंट्यूशन की वजह से नींद लेने का सोचा ही नहीं। राघव ने 3 बजे के आसपास अपना इरादा छोड़ दिया और चला गया और उस रात उसकी जान बच गई, लेकिन राघव उसे हर रात मिलने आता रहा। छठी रात उसने देखा कि वो औरत और उसका बच्चा सो रहे थे और उनका पति एडजेसेंट बेड पर सो रहा था। राघव ने अपने साथ रखे लोहे के रॉड को निकाला और एक ही जानलेवा वार में उसके पति का सर तोड़ दिया। एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी और उसके सर का हिस्सा उछल गया और पूरी जगह खून खून हो गया। राघव ने रॉड को बार बार उसके सर पर मारा और फिर जब औरत ने चीख मारने की कोशिश की, राघव ने अपने रॉड उसके सर पर भी मार दिया और उसकी भी जान ले ली। बच्चे को मारना काफ़ी आसान था, सिर्फ 3 वार काफ़ी थे। उसने वो गोल्ड चेन औरत के गले से उतारा और उसके ऊपर से खून साफ किया, पर उसका मन कुछ और चाहता था। उसने उस औरत का ब्लाउज़ फाड़ दिया और उसकी डेड बॉडी के साथ गलत हरकतें करने लगा। जब वो काम पूरा कर चुका, तब उसने अपने शॉर्ट्स को बंद किया और ज़मीन पर पड़े पेंट का कैन उठाया। तभी किसी औरत की चीख सुनाई दी जो बाहर से उसे देख रही थी। राघव ने भागकर अपनी जान बचाई। 3 लोगों को मार के राघव ने एक पेंट का कैन और एक गोल्ड नेकलेस, जो कि बाद में नकली निकला, अपने साथ लिया। ये था रमन राघव, एक ऐसा सीरियल किलर जो कि सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलता था, मोटिव की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1950 में एक नया लड़का बॉम्बे आया था। उसका नाम था इंदी दलवाई। ये लड़का जो तिरुनेली तमिलनाडु से बॉम्बे आया, शायद किसी को पता भी नहीं था कि उसके आने के साथ शहर की तकदीर कुछ और ही होने वाली थी और कुछ ही सालों में वो अपना एक नया नाम रखेगा, रमन राघव, और पूरे शहर को डर से कांपने पर मजबूर करेगा। दलवाई ने पहले एक मिल में काम किया, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलों ने उसे छोटे काम करने पर मजबूर किया ताकि वो अपना पेट पाल सके। जब वो भी मुश्किल हो गया तो उसने छोटी छोटी चोरियां शुरू कर दी और जल्दी ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके नेचर को बस 2 चीज़ें डिफ़ाइन करती थी, गुस्सा और हर बात पर चिढ़ना। एक बार एक चाय की दुकान पर जब उसने एक कटिंग चाय ऑर्डर की और चाय वाला दूध में पानी मिला रहा था, तो दलवाई का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सोचा ये चाय वाला मरना चाहिए और फिर उसने उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और चोरी के इल्ज़ाम में उसे फिर से जेल भेज दिया गया, 1 साल और आधा। ये छोटी छोटी जेल की सज़ाएं उसे कभी नहीं सुधार पाई। अगर कोई और इंसान होता तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन दलवाई के लिए ये सज़ाएं बेकार थी। 1966 के आसपास बॉम्बे के ईस्टर्न सबर्ब्स में कुछ अजीब घटनाएं घटी। एक के बाद एक किसी ने लोगों के सर पर किसी भारी और तीखी चीज़ से वार किया। लगभग 19 लोगों पर ये हमले हुए। उनमें से 9 ने अपनी जान खो दी, बाकी बच गए, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि किसने उन्हें मारा। ज़्यादातर शिकार वो लोग थे जो झोपड़ियों में रहते थे।
म्यूनिसिपैलिटी वाटर पाइपलाइन के पास। शहर की पुलिस ने अपना काम शुरू किया और 24 घंटे पेट्रोलिंग करना आम हो गया। ऐसे ही एक रात पुलिस ने एक शख्स को देखा जो कुछ अजीब तरीके से घूम रहा था। उसे पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस ले गई। इंस्पेक्टर विनायका वटारकर, जो कि क्राइम ब्रांच के होमिसाइड स्क्वाड के हेड थे, उस शख्स के सामने बैठे। वकाटकर ने पूछा, आप कौन हो? रमन राघव ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, राघव। और ये जवाब एक बार नहीं बल्कि पहले 9 बार दिया गया था। राघव के रिकॉर्ड में छोटी छोटी चोरियां थी जिसमें उसने 5 साल जेल में काट लिए थे। जब पुलिस ने उसकी बिलोंगिंग्स को चेक किया तो उन्हें पॉकेट डायरी मिली। वकाटकर ने डायरी का एक पेज खोला और उस पर 2 शब्द लिखे हुए थे, ख़त्म और खल्लास, जो कि मौत या ख़त्म होने की तरफ इशारा करते थे। इसके अलावा कुछ अनजाने अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे। वकाटकर का मन कह रहा था कि ये वही सीरियल किलर है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, पर कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। राघव ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा था। पुलिस ने उसे मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने उसके खिलाफ चार्जेस डिसमिस कर दिए। पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने राघव को बॉम्बे से 2 साल के लिए बाहर कर दिया। पुलिस के हाथ में सीरियल किलर था, लेकिन उन्हें अपनी पकड़ हल्की करनी पड़ी और राघव को शहर से बाहर जाना पड़ा। जैसे कि सबने सोचा था, उसके बाद किलिंग्स रुक गई थी, लेकिन 2 साल बाद जब वो वापस आया, वो फिर से शुरू हो गई। बॉम्बे के स्लम्स में अब रात भर कांड हो रहे थे। लोग डर के मारे नींद से कहीं दूर हो गए थे। शहर के वेस्टर्न सबर्ब्स में शाम के बाद साधारण रूप से रास्ते वीरान हो जाते थे और रात के शोज़ के लिए कोई नहीं आता था। एलेक्स फियाल्हो, जो उस समय पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, आज भी याद करते हैं कि कैसे एक आदमी ने 6 साल में 42 लोगों को मार डाला और शहर में एक भयानक डर का माहौल बना दिया। ज़्यादा मर्डर्स वेस्टर्न सबर्ब्स में हुए थे और जैसे जैसे समय गुजर रहा था, लोकल ट्रेन्स भी एम्प्टी हो गई थी। अंधेरी के आगे और वेस्टर्न लाइंस के अंत तक ट्रेनों में एक भी आदमी नहीं मिलता था। और फिर एक अजीब सी बात चल रही थी। एक अफवाह कहती थी कि ये किलर कोई साधु है जो अपने आप को बिल्ली में बदलकर रात को चुपके से शहीद हो जाता है। लोगों का मन डर से भर गया था। कुछ लोगों के ग्रुप्स ने तो साधुओं को मारना शुरू कर दिया था। जब भी किसी को साधु दिखाई देता, उसे पीट दिया जाता। जैसे ही इस बात की खबर फिल्म डायरेक्टर श्रीराम राघवन तक पहुंची, उन्होंने याद किया कि कैसे पब्लिक की सोच बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और हर किसी के दिमाग में ये डर था कि कहीं ये आदमी किसी भटकती आत्मा की तरह उनमें बदल ना जाए। एक और अनजानी बात थी जो कि इस अफवाह को तेज़ कर रही थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर का स्ट्राइक पर जाना। 2 हफ्तों तक किसी भी सच्चाई के साथ न्यूज़ नहीं आई थी और बिना किसी ठोस खबर के ह्यूमर्स का तो एक सिलसिला ही चल पड़ा था जो सिर्फ और तेज़ हो गया था। पुलिस हिस्टोरियन दीपक राव ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस वक्त तक खुद पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी। इंस्पेक्टर कुलकर्णी को ये केस सॉल्व करने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन वो सोच रहे थे पूरे शहर में कैसे छुपे हुए किलर को ढूंढ सकते हैं, कहाँ से शुरू करें। तब तक राघव अपने कांड कर रहा था। जब पुलिस स्लम्स और हर्ट्स में ढूंढ रही थी, राघव अपने मर्डर्स के बाद जोगेश्वरी और आरा कॉलोनी के पास जंगल में छुपना शुरू किया था। वहाँ वो अपना खाना खाता और लूट को नदी के किनारे छुपाने की कोशिश करता। एक रात जब राघव ने गोल्ड नेकलेस वाली औरत को मारा तो वो अपना वेपन आयरन रॉड वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसको डर से भागना पड़ा था। उसे नया वेपन चाहिए था और इस बार वो अपने पुराने दोस्त माइकल के पास गया। माइकल, जो कि एक मिल में काम करता था, राघव का पुराना दोस्त था। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और राघव अक्सर उसके घर आता था, वॉयलेट, माइकल की बेटी के साथ खेलने के लिए। माइकल ने राघव से पूछा, कहाँ थे तुम 2 साल तक?
राघव ने जवाब दिया, मैं गांव में था, अभी अभी वापस आया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। माइकल को थोड़ा टेंशन हुआ क्योंकि उसने सोचा क्या उसका दोस्त टॉम भी उसके घर रहना चाहेगा। माइकल ने थोड़ा डर के राघव से कहा, तुम्हें अपना घर बना लेना चाहिए। राघव ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अपना घर बनाऊंगा। मुझे एक क्रोबार चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? माइकल ने एक क्रोबार दिया और कहा, ये मेरा एक ही है, ध्यान रखना। राघव ने कुछ दिन बाद वॉयलेट को फाउंटेन पेन और मैग्नीफाइंग ग्लास दिए, जैसे कोई विशेष गिफ्ट दे रहा हो। माइकल को कुछ समझ नहीं आया, पर गिफ्ट के बदले में माइकल ने उसको घर पर बैठकर चाय पीने का ऑफ़र दिया। लेकिन इस पर राघव ने कह दिया, मैं क्रिश्चियंस की चाय नहीं पीता। इससे माइकल को गुस्सा आ गया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। माइकल ने उसकी हेल्प भी की थी, पर अब तक राघव उसके बारे में ऐसा सोचता था। माइकल ने गुस्से में कहा, मेरा क्रोबार कब वापस करोगे? ये सुनकर राघव को गुस्सा और बढ़ गया और उसने तुरंत वहाँ से चला जाना चाहा। ये एक और नया मोड़ था, एक और कदम था जिसने राघव की असली भयानक चाल दिखाई देने लगी थी। 1968 में मलाड में कुछ ही झुग्गियाँ और छोटे घर थे जब राघव ने अपने मारने की चाल चलनी शुरू की थी। एक रात राघव ने एक बूढ़े मुस्लिम आदमी को देखा जो अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर सो रहा था। धीरे से उसने अपना हथियार उठाया, जो कि एक मोटरसाइकिल हैंडल से बना था। उसने वो हैंडल उसके सर पर मारा और इस तरीके से बूढ़े आदमी की जान ले ली। उसकी लाठी, रिस्ट वॉच और कुछ पैसे और एक अम्ब्रेला चुरा लिया। उस रात उसे ज़िंदगी का एक बड़ा जैकपॉट मिला था। कुछ दिन तक उसने खुशी से खाया पिया, लेकिन जल्दी पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर राघव ने अपना हंटिंग मोड स्टार्ट किया। राघव एक शिकारी था, एक स्कैवेंजर जो सिर्फ अपने जीने के लिए मारता था। राघव के पास पैसे कभी काफ़ी नहीं होते थे, और अगर कोई और इंसान होता तो शायद छोटी चोरियां या बर्गली करता। पर राघव के अंदर एक और भी भयानक हवा थी। मीनवाइल मुंबई की सड़कों पर डर का माहौल था। लोग बेकार भीख मांगने वालों को मारते, समझकर कि ये वही किलर है। कुलकर्णी, जो इस केस को सॉल्व करना चाहते थे, हर रात दुआ करते थे कि कल सुबह कोई नई लाश ना मिले। पर राघव की मौत का सिलसिला और बढ़ गया। एक हफ्ते में राघव ने 7 लोगों को मार दिया, हर दिन एक नई लाश। प्रेस ने उसे इंडिया का जैक द रिपर कहना शुरू कर दिया, पर राघव को इस सब का कोई पता नहीं था। वो अपने पागलपन की दुनिया में खो गया था। इमैनुअल सुमित्रा मोदक मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। हर सुबह अपने चेंबर में नाश्ता करते वक्त उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन से यही कॉल मिलता था, सर एक और मर्डर। ऐसे हर दिन का हो रहा था, और मोदक को हर दिन मीडिया और पॉलिटिशियंस के प्रेशर के सामना करना पड़ता था। समी आयार, जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, हर रोज़ एक मर्डर को देखकर कह रहे थे, जब तक पेन का इंक सूखता नहीं, एक और मर्डर हो जाता है, हमें इसे जल्दी पकड़ना होगा। इस बार क्राइम ब्रांच ने शहर का एक बड़ा मैप यूज़ करना शुरू किया, और जहाँ जहाँ मर्डर्स हुए थे उन जगहों पर लाल डॉट्स लगा दिए। ओशिवारा, गोरेगांव, मलाड, कंदीवली, बोरीवली और दरअसल के इलाके में हर दिन लाशों की गिनती बढ़ती गई। एक रात के 2 बजे राघव ने हनुमान नगर कांदीवली में एक और आदमी को देखा जो कि एक झुग्गी में सो रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो राघव ने अपना हथियार उठाया और दरवाजे को नीचे से खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अंदर गया, आदमी ने आँख खोल ली, लेकिन राघव ने तुरंत उसके सर पर मार दिया। उस आदमी का खून हर जगह फैल गया था, और राघव ने उसकी रिस्ट वॉच चुरा ली, पैसे और चीनी चुरा ली। कुलकर्णी ने अपनी बुक फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ द क्राइम में लिखा, ये मर्डर्स कोई मकसद नहीं था। अगर कुछ छोटा सा फ़ायदा भी होता तो भी जो भी सख्ती और कठुराई थी वो बिल्कुल डिसप्रपोर्शनेट थी। इस बार एक और सवाल उठ रहा है, क्या ये इंसान के जीवन के लिए इतनी बड़ी वजह थी? क्या एक टिन का कंटेनर, दाल और 5 रुपए के लिए एक इंसान की जान लेना जस्टिफाइड था? राघव के मर्डर्स, उसके विचार
सभी कुछ एक बड़ी भयानक कहानी में तब्दील हो रहे थे। राघव की तलाश अब एक नए मोड़ पर थी और इस बार एक और मर्डर ने उसकी इंसानियत को और गहरा कर दिया। राहुल पारा के एक छोटी सी बस्ती में एक दूध वाला लक्ष्मण जेठा और उसका रिश्तेदार देवराम बार रात को पहरेदारी करते थे। लेकिन इस रात बार का शिफ्ट था और वो अपनी चारपाई पर सो गया। सामने ही एक प्लेट में उसका अधूरा खाया खाना रखा था। राघव अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही राघव को मौका मिला, उसने बार का सर एक ही बार में तोड़ दिया। 5 बार उसने उसके सर पर मारा और जब बार जिंदगी की लड़ाई हार गया, राघव ने शांति से बैठकर उसका अधूरा खाना खाया। उसमें चावल था, सब्जी था और चीनी थी। दुख की बात ये थी कि वो इस रात बस यही नहीं रुकने वाला था। फिर राघव ने बार के बदन को झांक कर देखा और उसकी जेब से मैच बॉक्स और कुछ बेरीज निकाल ली। और जैसे ही राघव ने अपना काम ख़त्म किया, उसने थोड़ी देर में एक और शिकार दिखाई दिया। शांताबाई अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन राघव के लिए ये एक और चांस था। राघव ने सिर्फ 3 बार उसके सर पर मारकर शांताबाई को हमेशा के लिए सुला दिया और फिर राघव की नीयत खराब हो गई। उसने उसके शरीर से चद्दर को हटाया और देखा कि उसने कुछ नहीं पहना था। उसने बाद में जब ये सब सामने कन्फेस किया, तो जो सुन रहे थे उनमें से कुछ लोगों को उल्टी आ गई। उसने कन्फेशन में कहा, मैंने उसको मारने के बाद जितना ज़्यादा हो सकता था उसका दूध पी लिया, जो काफ़ी मीठा था। फिर मैंने उसकी लाश के साथ संभोग किया। इस दौरान कुलकर्णी ने अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारा था। पहले पूरे शहर में छांटना मुश्किल था, लेकिन अब उसने सर्च एरिया को छोटा कर दिया था, जहां राघव के मर्डर्स हो रहे थे। राघव ने अपने हंटिंग ग्राउंड को मलाड, यशवरी और कांदी वैली तक सीमित कर दिया था और पुलिस को अब सिर्फ इन एरियाज़ में ढूंढना था। जब कुलकर्णी ने राघव के पुराने केस फाइल को देखा, उनका सस्पिशन बढ़ गया था। राघव ने 2 साल पहले भी मर्डर किए थे और फिर कभी पता नहीं चला। कुलकर्णी को लगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और जब पुलिस ने राघव के फिंगरप्रिंट्स मर्डर साइट पर मैच किए, तब सब कुछ क्लियर हो गया। 5 दिन बाद पुलिस के लिए एक ब्रेक मिला। मंगूला बाई, जो पॉइजर गांव में एक मेड थी, राघव को पहचान लिया। एक दिन 2 पुलिस ऑफिसर ने उसे राघव की फ़ोटो दिखाई। शुरू में तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने याद किया कि कुछ घंटे पहले उसने राघव को देखा था। वो खाकी शॉर्ट्स और ब्लू शर्ट पहने था और एक अम्ब्रेला लेकर जा रहा था। उसने बताया। जैसे ही मंगोलाबाई ने ये सब बताया, पुलिस ने एक वायरलेस मैसेज भेजा और अब राघव की तलाश थोड़ी और इंटेंस हो गई थी। 26 अगस्त 1968 की रात चिंचोली मलाड के एक गांव के शेड में 2 लाशें मिलती हैं। लालचंद जगन्नाथ यादव और दुलर जग्गी यादव, जो कि डेली वेज लेबर थे, अपने काम की जगह पर मरे हुए मिले थे। एक 13 साल के बच्चे ने कहा उसने देखा कि एक आदमी कुछ हथियार जैसा अपने हाथों में पकड़कर एक गंदे नाले के पास भाग रहा था। 26 अगस्त 1968 फियो के लिए एक यादगार दिन था। फियो, जो डोमेरी पुलिस स्टेशन के पास काम करता था, भेंडी बाज़ार के पुलिस क्वार्टर्स में रहता था। एक दिन सुबह वो बस का इंतज़ार कर रहा था, तब उसने देखा एक आदमी खाकी शर्ट और ब्लू शर्ट पहने हुए उसके पास आ रहा था। फियो के दिल में एक घबराहट थी। उसने सोचा, क्या ये वही सीरियल किलर है? फियो ने अपनी शर्ट की पॉकेट से राघव की फ़ोटो निकाली और देखा सब कुछ मैच हो रहा था। उसका रंग, उसके कपड़े और वो अम्ब्रेला जो उसने पकड़ा हुआ था। फियो ने तुरंत उसके पीछे जाना शुरू किया और जब वो राघव के पास पहुंचा, तो उसके कपड़े में खून लगा हुआ था। उसने जल्दी से राघव के शोल्डर्स को टैप किया और कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये एक रिस्की मूव था, पर फियो ने सोचा अगर राघव भागता है तो वो उसका पीछा कर सकता है। लेकिन राघव ने फियो की बात मान ली। राघव का अम्ब्रेला अभी भी गीला था। फियो ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन 2 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। तुम कहाँ से आए हो? फियो ने पूछा। राघव ने जवाब दिया, चिंचोली मलाड।
फियो को याद आया कि मलाड में जब 2 मर्डर हुए थे कैटल शेड में, तब वहाँ रात को बारिश हुई थी और राघव की डिस्क्रिप्शन से जो भी मैच हो रहा था वो सब कुछ आज भी साफ नज़र आ रहा था। ये था वो पल जब फियो का शक पूरा कन्फर्मेशन में बदल गया। राघव को उन्होंने पकड़ लिया और उसकी सारी मूवमेंट अब पुलिस के हाथों में थी। फियो ने जल्दी से दोरी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और एक जीप मंगवाई। जब जीप आ गई तो राघव बेचैनी से अंदर बैठ गया। फियो ने बिना किसी इंतज़ार के राघव से सवाल किया, कौन हो तुम? राघव ने बस साधारण जवाब दिया, सिंधी दलवाई साहब। फियो के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने तुरंत काम पर ध्यान दिया। बिना किसी चेहरे पर झिझक के उसने राघव को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। फियो का पेशेंस अब कम हो रहा था। उसने तुरंत राघव के सामने फ़ोटो निकाली और पूछा, यह आदमी कौन है? राघव ने अपनी जेब से चश्मा निकाला, पहना और फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखा। फिर जवाब दिया, ये व्यक्ति मेरे जैसा दिखता है, पर ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। जब तक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स पुलिस हेड ऑफिस से नहीं आ जाते, फियो ने राघव को कहा, अपनी पॉकेट खाली करो। राघव ने अपनी जेब से जो निकाला उसे देखते हुए फियो को और भी घटनाओं के बारे में पता चला। एक चश्मा, 2 कॉम्ब, एक सीज़र, एक इंसेंस बर्नर स्टैंड, एक साबुन, लहसुन, चाय के पत्ते और कुछ कागज़ के टुकड़े जो किसी मैथमेटिक फार्मूला से भरे हुए थे। ये चीज़ उन सारी हत्याओं से जुड़ी थी जो राघव ने की थी। जब फॉरेंसिक टीम ने सबूत दिया तो ये सब मालूम हुआ कि जो चश्मा राघव ने पहना था वो एक स्कूल प्रिंसिपल का था जिसे उसने कुछ दिन पहले मार दिया था। जब फिंगरप्रिंट मैच हो गए, फियो ने राघव के हाथ में हथकड़ी लगाई और उसे फॉर्मली अरेस्ट किया। फियो को पता था कि अगर पब्लिक को राघव के अरेस्ट की खबर मिल गई तो एक बड़ी भीड़ उसे मार डालने के लिए आ सकती थी, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन को लॉक करवा दिया, रीइंफोर्समेंट बुलाए और कमिश्नर के आने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर में क्रॉफोर्ड मार्केट मेन क्राउड लगना शुरू हो गया। न्यूज़ में राघव के अरेस्ट की खबर फैल गई। यह सीन काफ़ी टेंस हो गया, लेकिन तभी कमिश्नर मोदक और इंस्पेक्टर वकाटकर आए और राघव की कस्टडी ले ली। फियो को उसके काम के लिए 1000 रुपये दिए गए, लेकिन अगर क्राइम ब्रांच को लगा था कि उनका काम अब ख़त्म हो गया तो ये उनकी गलतफहमी थी। राघव 2 दिन तक चुप रहा। कोई भी इंट्रोगेशन या टॉर्चर उसका मुंह नहीं खोल पाए। पुलिस ने वेटरन इंट्रोगेटर जैसे साल भर के तजुर्बे थे, अब तक राघव के मुंह से कुछ नहीं निकल पाए थे। एक दिन इंट्रोगेशन रूम में एक ऑफिसर ने राघव से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? राघव की आंखों में अचानक से चमक आ गई और उसने जवाब दिया, मुर्गी, चिकन। फटाफट कुलकर्णी ने एक जूनियर कांस्टेबल को आसपास के एक रेस्टोरेंट से बिरयानी लाने भेजा। जब बिरयानी आई, राघव ने उसे अपने अंदर उतार लिया बिना एक भी सांस लिए और फिर अपनी उंगलियां चाटने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसका मूड बदल गया। ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? राघव ने जवाब दिया, मुर्गी फिर से। और फिर दूसरी प्लेट बिरयानी भी मंगवाई गई जो उसने ख़त्म कर दी। इसके बाद उसने अपने लिए परफ्यूम हेयर ऑयल, एक कोम्ब, एक मिरर भी मंगवाया। अनीता भोगले, कुलकर्णी की बेटी, ने याद किया, राघव को परफ्यूम हेयर ऑयल और चिकन बिरयानी पसंद थी। जब कुलकर्णी ने उसकी ये विशेष पूरी की तो राघव ने अपनी बात कह दी। फिर जब राघव का मूड रिलैक्स हुआ तब उसने बोला, अब बताओ आपको क्या जानना है? एक ऑफिसर ने कहा, हमें मर्डर्स के बारे में बताओ। राघव ने तुरंत जवाब दिया, आपको मेरे से जवाब देने के पहले एक व्हीकल चाहिए, आर्म्ड गार्ड्स और 2 गवाह चाहिए, ये कानून है। ऑफिसर ये सुनकर हैरान हो गए थे। फिर राघव ने जवाब दिया, हाँ मैं बताऊंगा। मेरे पास एक आयरन रॉड है जिससे मैं ख़त्म करने में यूज़ करता था, और जिमी नाइफ्स और दूसरी चीज़ें जो मैंने बुशेस में छुपा रखी है AR कॉलोनी में। यह काफ़ी अजीब था क्योंकि राघव को ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर 40 मर्डर्स का इल्ज़ाम था और उसके सामने भविष्य के लिए काफ़ी बड़ी सज़ा का सामना था। राघव के कन्फेशन के बाद एक पुलिस गैंग, DCP और विटनेस एक पुलिस व्हीकल में बैठकर जयश्वरी की तरफ चल पड़े। आज वो शिकारी अपने शिकार का मैदान दिखाने जा रहा था।
राघव ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। राघव मुस्कुराते हुए बोला, आपको मेरा हथियार देखना था। और फिर उसने अपने हाथ से एक झाड़ी से आयरन रॉड निकाला। ये था राघव का दोस्त, एक क्रैंकिंग हैंडल जैसा आयरन रॉड जिसे वो अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। राघव ने इसे हवा में घुमाते हुए सबको दिखाया। कुलकर्णी ने इस हथियार को देखा जो 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को चुपके से मार चुका था। राघव ने अपने लूट का सामान भी पुलिस वालों को दिखाया। एक खून से भरे हुए कपड़ों के बंडल, एक स्क्रू ड्राइवर, आयरन जिम और टॉर्च रखा था। फिर राघव को प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसने 40 लोगों के मर्डर की अपनी कन्फेशन दी। जब पूछा गया कि वो कन्फेशन क्यों देना चाहता था, उसने जवाब दिया, ऑलमाइटी ने मुझे ये करने को कहा। जब केस ट्रायल के लिए गया, डिफेंस ने ये कहा कि राघव के दिमाग ठीक नहीं था। डॉक्टर C.A. फ्रैंकलिन ने 3 हफ्तों तक उसका ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि वो पागल नहीं था और इसलिए वो ट्रायल के लिए तैयार था। कोर्ट ने राघव को फांसी देने का फैसला किया, लेकिन डिफेंस टीम ने एक के बाद एक ये सभी वजह दिखाई कि उसने जो कुछ किया उसे उसका पता नहीं था। उन्होंने ये कहा कि राघव ने अरेस्ट होने पर कभी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, वो खून से भरे कपड़ों में दिखाई दिया और ना ही उसमें कोई डर या पछतावा था। उन्होंने ये भी कहा कि उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। डॉक्टर पार्थक, जिन्होंने राघव को पहले टेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि उसे क्रोनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। जब कोर्ट ने राघव के केस को ज़्यादा गहराई से समझने का फैसला किया, एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने पाया कि राघव को आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन था। राघव को ये यकीन था कि दुनिया में 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं, एक कानूनी दुनिया और दूसरी उसकी अपनी दुनिया, और उसे ये भी लगता था कि लोग उसे औरत बनाना चाहते हैं। राघव के कन्फेशन और रिविलेशन ने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने इस केस को अब तक का सबसे अनोखा और बेमिसाल कांड कहा और उन्होंने राघव को मौत की सज़ा सुनाई 13 अगस्त 1969 को। जब राघव को यरवाड़ा सेंट्रल जेल में डाला गया तो वहाँ के कैदियों ने भी उससे दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि उसके नाम से ही उन्हें डर लगता था। लेकिन जब उसका केस हायर कोर्ट में गया तो उसने अपने ट्रायल को तेज़ी से ख़त्म करने की काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी। डॉक्टर्स ने फिर से राघव का एग्ज़ामिनेशन किया और ये कहा कि उसकी इंसैनिटी अब ठीक नहीं हो सकती। 19 साल बाद 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। राघव, जो अपनी दुनिया में खो गया था, 17 अप्रैल 1995 को ससौन हॉस्पिटल में किडनी फेलियर के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी कहानी ने काफ़ी फिल्म्स को इंस्पायर किया, जैसे कि अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 2016 में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।